हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज कंटिन्यू ही करेंगे हम अपना लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या सेफगार्ड करता है। तो इसलिए वो कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देता है। राइट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। चलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से शुरू करते हैं कि एक कंज्यूमर की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सो फर्स्ट इज़ कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। जो राइट्स उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने प्रोवाइड किए हैं वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे, वो अपने राइट्स को यूज़ करे। वो ऐसे अगर वो राइट्स को यूज़ नहीं करेगा तो राइट प्रोवाइड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आप कंप्लेंट ही नहीं कर रहे हो, क्या फ़ायदा किसी के कुछ भी करने का। अगर आप ही इतने इग्नोरेंट हो, आप ही ये सोच रहे हो कि अरे हाँ चलो हो गया तो चलेगा, क्यों इस तरह से सोच रहे हो। आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करो, आपको राइट्स दिए हुए हैं, आप यूज़ करो उनको। फिर है कॉशियस कंज्यूमर्स। कॉशियस कंज्यूमर्स का मतलब है कि कंज्यूमर खुद भी कॉशियस हो कि वो क्या ख़रीद रहा है। ठीक है, कंज्यूमर को कुछ भी किसी की बातों में नहीं आ जाना चाहिए कि मतलब अगर ये बोल रहा है कि ये ख़रीद लो तो इस पर यकीन कर लिया। नहीं, आप खुद भी देखिए कि आप क्या ख़रीद रहे हो। तो आप ये मेक श्योर करिए कि आप जो भी चीज़ ख़रीद रहे हो उस पर मार्क लगा हुआ हो, ISI का, एग मार्क या जो भी मार्क्स होंगे। मार्क्स हम भी थोड़ी टाइम बाद डिस्कस करेंगे। कोई मार्क होना चाहिए जिससे कि आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ प्योर है या इस चीज़ की क्वालिटी जो है वो अच्छी ही होगी। तो आपको खुद को भी कॉशियस रहना चाहिए। फिर है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। इसका मतलब है कि आपके साथ अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, आपको ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया गया है, आपको डिफेक्टेड प्रोडक्ट दिया गया है, तो आप उसके लिए कंप्लेंट फ़ाइल कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कोई बात नहीं चलेगा, इस तरीके से आपने रख लिया वो चीज़। नहीं, आपको डिफेक्टेड गुड मिला है या आपके साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, आप उसकी कंप्लेंट फ़ाइल कीजिए। आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप जब कंप्लेंट फ़ाइल कर रहे हैं तो आप अपने कंप्लेंट को एग्जैजरेट ना करिएगा। आप ये मत करिएगा कि मतलब आपको हुआ छोटा सा लॉस, आपने बहुत बड़ा दिखा दिया। नहीं, आप जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन बताइएगा कि ये आपको प्रॉब्लम है, ये आपका नुकसान हुआ है। फिर है कंज्यूमर्स मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर्स को खुद भी क्वालिटी कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर कंज्यूमर खुद क्वालिटी कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो इससे तो जो क्वालिटी ख़राब प्रोवाइड कर रहे हैं सप्लायर्स, सेलर्स, उनको और वो और सोचेंगे कि अच्छा हाँ ठीक है, कंज्यूमर को तो चलता है, कंज्यूमर ये सोचता है कि हाँ ख़राब क्वालिटी में भी वो काम चला लेता है तो मैं ख़राब ही क्वालिटी प्रोवाइड करूँ, मिलावट कर करके दूँ चीज़ें। नहीं, आप खुद भी ये सोचिए कि आप अच्छी ही क्वालिटी यूज़ करें, क्योंकि आप अगर अच्छी क्वालिटी यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। फिर है डू नॉट बी कैरीड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स में अक्सर बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट करके बताई जाती हैं, बहुत बढ़ा दिया जाती है बात के आप माउंटेन ड्यू पिएंगे तो आप इस माउंटेन से उस माउंटेन पे एक साथ ऐसे जंप लगा देंगे। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। तो आप जब जाओ मार्केट में कुछ ख़रीदने, किसी भी बायर से कुछ ले रहे हो आप, तो आप ये मेक श्योर करिए कि जो क्वालिटी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट वो आपको ऑफ़र कर रहा है, वो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में जैसा दिखाया गया था वैसा ही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जो एडवर्टाइजमेंट का स्पॉन्सर है, आप किसी भी तरीके से कोशिश करिए कि उस तक ये बात पहुँचे कि एग्जैजरेशन बंद करो, हमें झूठा क्यों दिखा रहे हो आप, वो चीज़ दिखाओ ना जो आप प्रोडक्ट एक्चुअल में ऑफ़र कर रहे हो, जो आप बेनिफिट एक्चुअल में ऑफ़र कर रहे हो वो बताओ हमें। फिर है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। इन केस अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप और जाते हो कंप्लेंट फाइल करने, तो आपको प्रूफ नहीं चाहिए उसके लिए। आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि हाँ आपने चीज़ परचेज़ की ही थी, तो उसके लिए आपको बिल चाहिए। तो आप बिल के लिए हमेशा इंसिस्ट करिए। आप ये मत सोचिए कि बिना बिल का सामान दे दिया कोई बात नहीं। नहीं, आप बिल के लिए हमेशा इंसिस्ट करिए। अगर वो मना कर रहा है, वो कल को अगर बोल दे कि ये तो हमारे यहाँ से ख़रीदा ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे। तो इसीलिए आप हमेशा कैश मेमो यानी कि बिल के लिए इंसिस्ट करिए। नेक्स्ट इज़
फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़। कंज्यूमर सोसाइटीज़ बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि कंज्यूमर को एजुकेट करती हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो या तो आप ऐसी सोसाइटीज़ का पार्ट बनिए ताकि आप एजुकेट हो सको, या फिर आप ऐसी सोसाइटीज़ खुद खोलिए जिससे कि आप किसी और को एजुकेट कर सको। फिर है रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। एज अ कंज्यूमर आपको इन्वायरमेंट को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने चिप्स ख़रीदा, खाया और पैकेट यहीं फेंक दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप पॉल्यूशन का ख्याल रखिए, आप कहीं भी लिटर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट को एज अ कंज्यूमर। फिर है डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग। आपको खुद को भी ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान ब्लैक मार्केटिंग में आपको कोई चीज़ बेच रहा है तो आप वो मत खरीदो। आप क्यों खरीद रहे हो ऐसी चीज़ जो चीज़ लीगल नहीं है या फिर वो इलीगल तरीके से बेच रहा है? तो आप ऐसी चीज़ मत खरीदो। आप अगर खरीदोगे नहीं तो वो बेचना भी बंद कर देगा। अगर आप खरीदते जाओगे तो वो होता रहेगा इनकरेज, वो बेचता रहेगा। फिर है बी वेयर ऑफ वेराइटी अवेलेबल। आपको खुद को भी अवेयर होनी चाहिए इस बात के लिए कि मार्केट है, मार्केट में तो बहुत वेराइटी अवेलेबल है गुड्स एंड सर्विसेज की। आपके पास एक ही शॉप नहीं है जहाँ पर आप स्टक हो जाओ, अब यहीं से खरीदो। नहीं, अगर कोई शॉप आपको उस तरीके की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाओ। तो मार्केट में तो बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मार्क्स बनाए हैं। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंज्यूमर कि ये मार्क्स चेक करके ख़रीदें। अगर ये मार्क है किसी प्रोडक्ट पे, इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ही है। तो पहला मार्क है ISI मार्क। ISI मार्क स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ISI मार्क जो होता है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पे होता है। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जैसे फ्रिज हो गया, जैसे माइक्रोवेव हो गया, ऐसे आइटम्स पे होता है ISI मार्क। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर है एग मार्क। एग मार्क होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसका मतलब क्या होता है? ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे लगा हुआ होता है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन पे एग मार्क लगा हुआ होता है। अगर ये लगा हुआ है इसका मतलब कि उसकी क्वालिटी अच्छी ही है। एग मार्क कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर BIS मार्क है जिसको आप हॉल मार्क भी कहते हैं। BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हॉल मार्क का मतलब होता है कि जो ज्वेलरी होती है ना, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, उस पर आप कभी भी जाएं तो हॉलमार्क चेक करें, पीछे होगा हमेशा। अगर आप इंसिस्ट करिए अपने जो भी सेलर है उसको कि आप जो भी ज्वेलर है आप जिसके पास जा रहे हैं वो आपको हॉलमार्क का ही ज्वेलरी दे। अगर वो आपको बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी देगा तो आप मत एक्सेप्ट करिए। हो सकता है उसमें मिलावट हो, आप कैसे पहचान पाओगे कि वो प्योर सोना है कि नहीं है? जितना वो बता रहा है उतना ही है कि नहीं, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, आपको क्या पता? तो इसलिए आप हॉलमार्क के लिए हमेशा इंसिस्ट कीजिए। फिर है वूल मार्क। वूल मार्क जो होता है, वूल मार्क का मतलब होता है ये आप 100% वूल प्योर है ये बताता है। वूल मार्क कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर है इको मार्क। इको मार्क जो होता है वो ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है। इको मार्क ऐसा दिखता है। अब चलिए 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको एज अ कंज्यूमर कोई भी कंप्लेंट है, अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, आपको डिफेक्टिव गुड दिया गया है, आपको ख़राब सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो आप अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। तो आप कंप्लेंट कराएंगे रिड्रेसल एजेंसीज़ में। रिड्रेसल एजेंसीज़ जो होती हैं वो 3 टियर में डिवाइडेड होती हैं। सबसे पहले होता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर उसके ऊपर है स्टेट कमीशन, फिर सबसे ऊपर है नेशनल कमीशन। तो चलिए इसी को अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन का मतलब होता है इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन होता है। तो पहला एक तो प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के अलावा 2 और मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं, डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट। तो एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर अदर होते हैं। वो 2 मेंबर में से एक वुमेन होनी चाहिए, एक औरत होनी चाहिए। सो अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, 1 हैज़ टू बी अ वुमेन। और स्टेट कमीशन में क्या होता है, स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, इसमें भी एक वुमेन होनी चाहिए। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं और इस 4 अदर मेंबर में से एक वुमेन होनी चाहिए।
उसके बाद है कि प्रेसिडेंट कौन हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो प्रेसिडेंट है वो कोई जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो वर्किंग जज हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बन सकता है। और स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? हाई कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज। ठीक है। नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज। अगली बात है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट को अपॉइंट तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन जो रिकमेंडेशन होता है वो सिलेक्शन कमेटी का होता है। एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, वो रिकमेंड करती है कि इसको अपॉइंट कर लो, फिर उसके रिकमेंडेशन पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, लेकिन रिकमेंडेशन किसका होता है, यानी कि किससे कंसल्ट करके करती है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। आप वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आप कंसल्टेशन करते हो, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। फिर है नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होता है? वो होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किसकी कंसल्टेशन पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के अंडर किस किस टाइप के केसेस आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंडर वो केसेस आएंगे जहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो 20 लाख से ऊपर नहीं है। स्टेट कमीशन में आएंगे जहाँ पर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है वो 20 लाख से ऊपर है, लेकिन 1 करोड़ से अंदर अंदर है। ठीक है, 20 लाख से 1 करोड़ तक। 1 करोड़ से ऊपर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो लोग नेशनल कमीशन में जाकर अपील करते हैं। ठीक है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बायर हो, सेलर हो, जो भी हो, और आपको किसी एक पर्टिकुलर रिड्रेसल एजेंसी से जो जजमेंट आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है ऐसा कि आप जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप किसी हायर रिड्रेसल एजेंसी में जाकर अपील कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हो। उसके लिए आपको 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे या फिर 50% ऑफ द पेनल्टी। जो भी पेनल्टी आप पर लगाई होगी डिस्ट्रिक्ट फोरम ने या तो 50% आपको वो करनी पड़ेगी या फिर 25,000 रुपीज़ जमा करने पड़ेंगे, विच एवर इज़ लेस। जो भी कम होगा वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पर आपको 35,000 या फिर 50% ऑफ द पेनल्टी जमा करनी पड़ेगी, जो भी कम होगा। ठीक है, विच एवर इज़ लेस। नेशनल कमीशन के जजमेंट से इनकेस आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। इसमें आपको 50% ऑफ द पेनल्टी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन कौन अपील कर सकता है? ओनली वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स 1 करोड़। जहाँ पर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तभी आप अपनी अपील, मतलब अपनी प्ली रिजेक्ट होने के बाद नेशनल कमीशन में आप अपील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका 10 रुपये का नुकसान हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 करोड़ से ऊपर जिनका नुकसान होगा या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब 1 करोड़ से ऊपर होगी तब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? जो कि कंज्यूमर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। तो बहुत सारे एनजीओज इस काम के लिए बने होते हैं। तो इनका रोल क्या होता है वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज़ ब्रिंगिंग आउट ब्रोशर्स, जर्नल्स एट्सेट्रा। मतलब क्या है कि ये बहुत सारे जर्नल्स वगैरह प्रिंट करते हैं, ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट करते हैं ताकि कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ सके, कंज्यूमर को पता चल सके कि उसकी राइट्स क्या हैं, वो अपने राइट के लिए लड़ सके। फिर है स्प्रेडिंग कंज्यूमर्स अवेयरनेस। कंज्यूमर को अवेयरनेस मतलब कंज्यूमर को ये अवेयर करते हैं उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। देन कलेक्टिंग डेटा ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग देम। बहुत सारे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उन सब के डेटा मतलब उनको कलेक्ट करते हैं ये लोग और इनकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट हार्मफुल तो नहीं है। फिर अरेंज सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज एट्सेट्रा। अवेयरनेस फैलाने के लिए ये लोग सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज अरेंज करते हैं। फिर एनकरेजिंग द कंज्यूमर्स टू बॉयकॉट अ बैड क्वालिटी एंड हार्मफुल प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बैड क्वालिटी है और हार्मफुल है तो ये लोग कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं कि आप लोग मिलकर इसको बॉयकॉट करिए। जैसे कि कोका कोला में
सॉफ्ट ड्रिंक्स में कुछ पेस्टिसाइड्स पाए गए थे, तो ये बहुत हार्मफुल थे। तो तब बहुत सारे एनजीओज़ ने लोगों को इंसिस्ट किया था कि आप लोग जाइए और बॉयकॉट कीजिए, तो बहुत मास लेवल पे बॉयकॉट हुआ था। फिर फाइलिंग सूट्स, अगर कुछ वो है मतलब अगर कोई जो कंपनी है वो बहुत ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, हार्मफुल है, तो उसके खिलाफ केस करते हैं ये लोग। फिर एजुकेटिंग कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं। फिर रनिंग वॉलेंट्री कंप्लेंट काउंटर्स, ये लोग के बहुत सारे कंप्लेंट काउंटर्स होते हैं, आप आइए यहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल कराइए और ये लोग आपको पूरा हेल्प करेंगे, आपके मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये लोग पूरी हेल्प करेंगे। फिर है हेल्पिंग गवर्नमेंट एजेंसीज टू रिजॉल्व केसेस, ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ की भी बहुत हेल्प करते हैं केसेस रिजॉल्व करने में, जहाँ पर कहीं किसी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर ये लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फिर है मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क फॉर क्वालिटी मार्क्स, क्वालिटी मार्क्स अभी हमने पढ़ा था, ISI मार्क्स, हॉल मार्क्स वगैरह, तो ये लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप हमेशा क्वालिटी मार्क्स पे इंसिस्ट कीजिए, आप हमेशा क्वालिटी मार्क्स की ही चीज़ें लीजिए, आप बिना क्वालिटी मार्क्स की चीज़ें मत खरीदिए, क्योंकि उनकी क्वालिटी का कुछ पता नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई रोल की, एनजीओज़ के क्या रोल होते हैं। कुछ एनजीओज़ कुछ मेजर नाम हैं एनजीओज़ के जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लगे रहते हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं, तो उनके नाम जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ हु इज़ अ कंज्यूमर। आप इतनी देर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, कंज्यूमर कौन है ये जान लेते हैं। तो कंज्यूमर वो है जो कि या तो गुड्स एंड सर्विस को खुद खरीदे या फिर उसको कोई और ला के दे, वो कंज्यूम करे। जैसे आपके फादर आपको चॉकलेट ला के दें तो आप खा रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। इन केस अगर उस चॉकलेट से आपको कोई हार्म होता है तो फिर आप क्या करोगे, आप केस कर सकते हो ना, तो आप कंज्यूमर हो। फिर और कौन है कंज्यूमर, जैसे कि मेरा बिजनेस है, भाई मेरी एक शॉप है, मैं अपनी शॉप पर बेचने के लिए बहुत सारी बिस्किट्स लेकर आई, लेकिन मुझे भूख लगी, मैंने 2 बिस्किट खा ली, तो वो जो 2 बिस्किट मैंने कंज्यूम कर ली, मैं उसके लिए कंज्यूमर हो गई नहीं हो गई। तो आप लेकर तो आए थे लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, लेकिन आपने सेल्फ कंजम्पशन में यूज़ कर ली, तो भी आप कंज्यूमर हो। तो इन 3 केसेस में आप कंज्यूमर हो। फिर है व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द कंप्लेंट्स बी फाइल। आप कंप्लेंट कब कर सकते हो, तो आप कंप्लेंट पहली बात तब कर सकते हो जब आपको पता है कि आपका जो सेलर है वो किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में है, कोई मैल प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि अडल्ट्रेशन हो गया, जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो गई, ठीक है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। और कब कर सकते हो, जब आपको कोई डिफेक्टिव गुड दिया है उस सेलर ने, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। डिफेक्टिव गुड जैसे कि क्वालिटी ख़राब है, जैसे कि बोला तो 1 किलो का है लेकिन 750 ग्राम निकला, तो इस तरीके से डिफेक्टिव गुड है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। और अगर डेफिशिएंट सर्विस है, आपको उस तरीके की सर्विस नहीं दी गई जिस तरीके से बताया गया था, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। फिर है विद इन व्हाट पीरियड कैन द कंप्लेंट बी फाइल। आप 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टेस्टिंग की ज़रूरत है, लेबोरेटरी में टेस्टिंग होगी उसकी, तो 5 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो पहली बात तो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है जो भी कंज्यूम करेगा। दूसरी बात, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कर सकती है, जैसे एनजीओज वगैरह। गवर्नमेंट कर सकती है। और कौन कर सकता है, अगर किसी एक ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सेम टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, सबको सेम टाइप का ही डिफेक्ट मिला है गुड में, या फिर सबकी सेम टाइप की प्रॉब्लम है, तो फिर एक इंसान उस पूरे ग्रुप के बिहाफ पे, या फिर एक से ज़्यादा 2-3 लोग मिलकर उस ग्रुप के बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कौन कर सकता है, कोई लीगल एयर, किसी भी कंज्यूमर का लीगल एयर, जैसे कि किसी बाप ने कोई चीज़ कंज्यूम करी, किसी आदमी ने कोई चीज़ कंज्यूम करी और उसको इतना हार्म हो गया, वो इतना पॉइजनस प्रोडक्ट था कि उसकी जान ही चली गई, तो उसका बेटा कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को इतना नुकसान हो जाए कि उसकी जान पे बात आ जाए, तो ऑफ कोर्स उसका लीगल एयर भी कर सकता है कंप्लेंट फाइल। फिर है लास्ट, अगेंस्ट होम कैन द कंप्लेंट्स बी फाइल।
किसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? पहली बात, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो उसके अगेंस्ट जिसने आपको डिफेक्टिव गुड प्रोवाइड किया है, ठीक है। और दूसरी बात, जिसने आपको डेफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड की है। डिफेक्टिव गुड का भी मतलब बताया जब खराब क्वालिटी का प्रोवाइड कर दिया जाए, क्वांटिटी उतनी ना हो जितनी आपसे बताई गई थी, और डेफिशिएंट सर्विस जैसे आपसे बोला गया था, प्रॉमिस किया गया था, उस हिसाब से आपको सर्विस नहीं मिली है। तो इन दोनों ही केसेस में आप उस इंसान पे केस फाइल कर सकते हो जिसने आपको डिफेक्टिव गुड दिया है या फिर डेफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है हु इज़ नॉट अ कंज्यूमर, यानी कि आप किसे कंज्यूमर नहीं मानेंगे। तो पहली बात, आप उस इंसान को कंज्यूमर नहीं मानेंगे जिसने रीसेल के पर्पस से चीज़ खरीदी है, ठीक है। आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आपने बहुत सारे पेन खरीदे हैं, लेकिन आपने क्यों खरीदे हैं? क्योंकि आपको वो रीसेल करने हैं, आप उसे कंज्यूम तो नहीं कर रहे हो ना, तो आप एज अ कंज्यूमर केस फाइल नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने सेलर के कंसेंट के बिना, अप्रूवल के बिना आपने अगर कोई चीज़ ली है, जैसे कि आपने, भाई चोरी चकारी को थोड़ी नहीं आप कंज्यूमर मान लोगे। आप चोरी करके कहीं से कोई चीज़ लाए हो, आप थोड़ी नहीं कंज्यूमर की तरह उस पर केस फाइल करने चले जाओगे। आपसे वो पूछेगा ना, हाँ भाई बिल दिखाओ, आपने बिना कंसेंट के खरीदा है तो बिल तो आपके पास नहीं होगा। तो वो इंसान कंज्यूमर नहीं है। जिसने बिना कंसेंट के सर्विस ली है वो भी कंज्यूमर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिलीफ्स और रेमेडीज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय हिम, ठीक है। मतलब अगर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करता है तो उसको क्या रेमेडीज और रिलीफ्स मिलते हैं। तो पहली चीज़ क्या मिलता है उसको? मिलता है उसको रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज में कोई डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट रिमूव करके दे दिया जाएगा, गुड आपका एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको कंपनसेशन मिल जाएगा अपने लॉस का, ठीक है। आपका जितना लॉस हुआ है आपको उसका कंपनसेशन मिल सकता है। और क्या मिल सकता है कि अगर कोई डेफिशिएंट सर्विस आपको प्रोवाइड की गई है तो वो आपको मतलब उसका कंपनसेशन मिल जाएगा आपको, या फिर दोबारा कोई सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। सेलर ये बोले कि अब मैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करूँगा ही नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि मार्केट में से ही डिफेक्टिव गुड हटा लिए जाएं, मार्केट में से डिफेक्टिव गुड सेलर जो है विड्रॉ कर ले। और क्या हो सकता है, आपका जो गुड है ना, जो भी गुड्स एंड सर्विस होगी जो डिफेक्टिव होगी उसका 5%, उसके अमाउंट का 5% आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कराना पड़ेगा सेलर को, ठीक है। और क्या है? और है कि एडवर्टाइजमेंट अगर आपने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया था, ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड बता दिया था, तो अब आप उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए कोई और एडवर्टाइजमेंट लेकर आएंगे जो कि सही होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, आप कंज्यूमर को कंपनसेशन दीजिए, जितना उसका लॉस हुआ है उसको एटिकेट अमाउंट ऑफ मतलब उसको पैसे दीजिए, ठीक है, उसको कंपनसेशन दीजिए। तो ये सारी रेमेडीज़ मिलती हैं एक कंज्यूमर को इन केस अगर वो फाइल करता है केस। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के साथ आपका बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास का कोर्स भी ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, अपने जूनियर्स को ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। जितने भी आपने नोट्स बनाए होंगे उससे आई होप आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।